दो लोग हैं, एक है दिनेश और एक हूं मैं, गुरु बराड़। दिनेश ने पहले स्कूल के अंदर अच्छे से पढ़ाई की, उसके बाद में कई साल लगाकर डिग्री ली और अब जॉब कर रहा है। और दूसरी तरफ हूं मैं, गुरु बराड़, जो कि 8वीं के बाद में कभी ढंग से स्कूल गया ही नहीं। दिनेश सुबह 6 बजे उठता है क्योंकि उसको उठकर नौकरी करने के लिए आना होता है, लेकिन वहीं पे मैं आराम से 10 बजे उठता हूँ क्योंकि मैं रात को पार्टी वार्टी करके लॉन्ग ड्राइव पर जाके आया होता हूँ। दिनेश सुबह सुबह उठ के अपनी बीवी की गालियां खाता है, लेकिन वहीं पे मैं आराम से उठकर अपनी गर्लफ्रेंड्स की मीठी मीठी बातें सुनता हूँ। वो उठते ही जल्दी से तैयार होता है, सूट बूट पहनकर जॉब करने जाने के लिए। वो सबसे पहले लोकल बस के अंदर बैठता है, फिर लोकल ट्रेन के अंदर, और फिर वो जॉब करने के लिए जाता है। और उसी टाइम में मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में लॉन्ग ड्राइव पर जाता हूँ। दिनेश तो पूरा साल काम करता है बिना छुट्टी लिए, और उसी टाइम में मैं ट्रैवल करता हूँ, अच्छी अच्छी जगहें देखता हूँ, बहुत पैसा उड़ाता हूँ। दिनेश जो है वो महीने का कोई भी पैसा नहीं बचा पाता, लेकिन वहीं पे मैं अपनी मंथली इनकम का 95% बचा लेता हूँ और सिर्फ 5% खर्चा करने के बाद भी उससे 100 गुना बढ़िया जिंदगी जीता हूँ। दोस्तों, इसकी वजह पता है क्या है? कि जो दिनेश है उसका सिर्फ एक ही एसेट है, यानी कि एक ही जगह जहां से उसको पैसा आता है, वो है उसकी जॉब। और मेरे यहाँ पे दर्जनों एसेट्स हैं, यानी कि 10 से ज्यादा ऐसी चीजें हैं जहां से मेरे को हर महीने पैसा आता है। अब मान लो एक इंसान है जिसके पास में सिर्फ एक ही एसेट है, उसकी जॉब, जिससे वो महीने के 1 लाख रुपए कमाता है। सिटी में रहता है तो उसका सारा पैसा उड़ जाता है और 1 लाख का खर्चा कर देता है। और वहीं पे एक इंसान है जिसके पास में 10 एसेट्स हैं, सभी से वो भी 1-1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन 1 लाख रुपए का खर्चा करने के बाद महीने का उसका 9 लाख रुपया बच जाता है। दोस्तों, यह है पावर एसेट्स की। इसी वजह से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 15 ऐसे एसेट्स जिनको अगर आपने ढंग से बना लिया ना तो आप 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो। और ये 1 करोड़ में पूरी जिंदगी का नहीं, बल्कि 1 महीने का बोल रहा हूँ। दोस्तों, हमारा पहला एसेट है बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें आप लोगों के टाइम से पैसा कमाते हो, और बिजनेस एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। बिजनेस में आप 10 लोगों के टाइम से भी, 100 लोगों के टाइम से भी, 1000 लोगों के टाइम से भी और लाख लोगों के टाइम से भी पैसा कमा सकते हो। ये कैसे होता है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, इंडिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी क्या करते हैं? आप कहोगे कि मुकेश अंबानी तो बिजनेस करते हैं। मैं आपसे पूछूं किस चीज़ करते हैं? आप कहोगे कि यार हमें ज़्यादा तो उनके बिजनेस का पता नहीं है, लेकिन हमें जियो का पता है कि जियो मुकेश अंबानी की है। चलो ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मुकेश अंबानी अब जियो के 40 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, यानी कि 40 करोड़ से ज़्यादा इंडिया के लोग ऐसे हैं जिनके पास में जियो की सिम है। और मुकेश अंबानी के जियो का रिचार्ज हर महीने एक इंसान 100 रुपया करवाता है। 40 करोड़ लोगों ने 100 रुपये दिए तो हर महीने कमाई होगी 4000 करोड़ से ज़्यादा की। और जो लोग 100 रुपया दे रहे हैं उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि यार अगर कोई महीने का 30,000 कमा रहा है उसके लिए 100 रुपये क्या ही बड़ी बात है। लेकिन अगर वही 100 रुपये को 40 करोड़ लोगों से लिया जाए तो भाई बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 3 चीजें करनी है। पहली आपको करनी है आइडेंटिफिकेशन, कि आपको ये पता लगाना है किस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा दम है। दोस्तों, 2 तरीके के बिजनेस होती हैं। एक तो दोस्तों होता है करंट बिजनेस, जिसके अंदर अभी दम होता है, और दूसरा होता है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस, जो कि अगले 5 साल के अंदर चीज आने वाली होती है। अब देखो, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक मानी जाने वाली एप्पल कंपनी, जो कि स्मार्टफोन्स बनाती है, जिसको वो कंपनी आईफोन्स कहती है, और एप्पल का आईफोन शायद आपके पास में भी होगा। अब देखो, एप्पल कंपनी ने मेनली स्टार्ट किया था स्मार्टफोन्स को बनाना, लेकिन आप ये बताओ कि अगर एप्पल कंपनी ना होती तो स्मार्टफोन्स ना आते? आप कहोगे यार एप्पल ना होता तो कि ऑरेंज आ जाता, जो कि वैसे स्मार्टफोन बनाता। लेकिन एप्पल कंपनी इसी वजह सक्सेसफुल हुई क्योंकि उसने स्मार्टफोन आने से पहले ही 5 साल पहले ही काम करना स्टार्ट कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, जो कि कंप्यूटर्स के लिए विंडोज़ बनाती है, आप ये बताओगे अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ना होती तो कंप्यूटर्स के अंदर क्या विंडोज़ ही ना होती? बिल्कुल होती, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने कोई और कंपनी बना रही होती। लेकिन इस कंपनी ने ज़्यादा पैसा इसलिए कमाया क्योंकि जब विंडोज़ आने वाली थी ढंग की, तब इस कंपनी ने 5 साल पहले ही उसी क्वालिटी की विंडोज़ बनानी स्टार्ट कर दी। अमेजॉन कंपनी जो कि डिलीवरीज करती है, आप भी अमेजॉन से सामान मंगाते रहते होगे, या फिर एक ना एक बार तो आपने मंगवाई होगा। अब आप ये बताओ कि अमेजॉन कंपनी ना होती तो क्या कोई और कंपनी ना आती? बिल्कुल आती, लेकिन थोड़ी लेट आती। लेकिन अमेजॉन ने पैसा इसलिए कमाया क्योंकि उसने यही काम 5 साल पहले स्टार्ट कर दिया। और ये जिन कंपनीज की मैंने बात की ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज मानी जाती हैं। अगर एग्जाम्पल की ले लेना हो तो इनसे बड़ी और कोई कंपनी नहीं है। अगर दुनिया की टॉप जो 100 कंपनीज हैं उन सभी के अंदर ये चीज़ कॉमन है, तो इसका यही मतलब है कि ये चीज़ 110% काम करती है। आपको वही चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा जो कि अगले 5 साल के अंदर आने वाली है, और जब आप ये करोगे ना, आप पैसा छापने लग जाओगे। जियो आया था 2006 में, तब अच्छे से इंटरनेट की ग्रोथ हुई है। लेकिन जो बायजूस कंपनी है जो कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती है, वो तो भाई 2011 से चल रही है, जियो से भी 5 साल पहले। इसी तरीके का आपको विजन रखना पड़ेगा, क्योंकि बायजूस वालों को पता था कि यार जब इंटरनेट वगैरह आएगा, पहले यूएसए के अंदर था इंटरनेट, और पक्की बात है इंडिया के अंदर भी आने वाला था।
इसी वजह से अब इंडिया के अंदर इंटरनेट आया तब बहुत फायदा उठाया बायजूस कंपनी ने और आज इनकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। इसी गेम को आपको समझना है और वही काम करना है जो कि अगले 5 साल के अंदर होने वाला है। फिर ये जब आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली ना, तब आपको करना है दूसरा काम। आपको एग्जीक्यूट करने लग जाना है अपने बिजनेस प्लान्स को। अगर आपके पास में 100 ऐसे बिजनेस प्लान्स हैं जो कि भाई जबरदस्त हैं, जिनको अगर कोई इंसान कर लेता है ना, उसको भाई महीने के 100 करोड़ कमाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप उन पर कोई एक्शन नहीं लेते हो ना, कोई भी आपकी जिंदगी के अंदर चेंज नहीं होगा। इसी वजह से कोई भी छोटा बिजनेस आइडिया आपके पास में हो, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। कोई भी चीज़ अपने दिमाग के अंदर थोड़ा टाइम से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, बस जब थोड़ा सा टाइम हो जाए ना, तभी उसको एग्जीक्यूट कर दिया करो। तीसरा काम आपको ये करना है कि उसी बिजनेस से पैसा कमाना स्टार्ट कर देना है। स्टार्टअप्स के साथ में ये चीज़ होती है। ये कैसे होती है, चलो मैं आपको इसको चार्ट में समझाता हूँ। अब मान लो एक स्टार्टअप है जो कि कोई भी काम कर रहा है, मान लो मेकअप्स का काम कर रहा है। पहले वाले कुछ साल तो वो कंपनी कुछ पैसा ही नहीं कमाएगी, फिर फंडिंग वंडिंग उठा के वो कंपनी पैसा कमाना स्टार्ट करेगी। मान लो वो कंपनी चलनी स्टार्ट हो गई और उस कंपनी ने पहले ही साल प्रॉफिट किया 5 करोड़ रुपए का। और उस कंपनी का मालिक तब क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि यार ये 5 करोड़ रुपया है ना, इससे वो मौज मस्ती नहीं करती हैं, 100% इसी पैसे को वापस कंपनी के अंदर लगा देते हैं। इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 100% वापस पैसे को लगाना ये गलत बात है। वो पैसा लगा देगा और उससे कंपनी चल भी जाएगी। दूसरे साल कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया 10 करोड़ का। अगले साल उसका मालिक वापस से सोचेगा कि पहले इसके अंदर पैसा लगाया था, अब भी इसके अंदर पैसा लगाते हैं, कंपनी और ग्रो करेगी। तीसरे साल कंपनी ने कमाया 20 करोड़, फिर से वो इंसान यही गलती करेगा, वापस 100% पैसा उसी कंपनी के अंदर ठोक देगा। लेकिन चौथे साल पता क्या होगा, चौथे साल सारा मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि भाई बिजनेसेस पूरी जिंदगी तक लास्ट नहीं करते हैं। ये बिजनेसेस लास्ट करने वाला काम है बिलियनर्स का, रतन टाटा, गौतम अडानी, इन लोगों का। हमारा काम नहीं है, हमारा काम है पैसा कमाने का जल्दी से जल्दी। चौथे साल में कंपटीटर आ जाएगा, मार्केट के अंदर रूल्स बदल जाएंगे और सब कुछ चेंज हो जाएगा और उस इंसानी कंपनी का प्रॉफिट रह जाएगा 10 लाख रुपए का और वो इंसान 100% बर्बाद हो जाएगा। बल्कि करना पता क्या चाहिए था कि जब उस इंसान की कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ पहुंचा था, तब ऐसा करना चाहिए था कि 2 करोड़ खुद रख लिया, 3 करोड़ कंपनी में लगा दिया। इस तरीके से भी कंपनी ग्रो करती। लेकिन 1 साल बाद ग्रो कर जाती तो क्या है, इंसान 100% बर्बाद तो ना होता। इसीलिए जब आपका बिजनेस चल जाए तब आपको उससे पैसा कमाना स्टार्ट कर देना है। दूसरा एसेट है आपका टाइम। टाइम सिर्फ आपका एसेट ही नहीं है, टाइम लोगों का भी एसेट है और लोगों के टाइम से आप पैसा भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। समझो कैसे। अब देखो, एक बिल्डिंग बन रही है, मान लो ऑफिस की। ऑफिस की बिल्डिंग बनाने के लिए जो ईंटें लगने वाली हैं, उनको लगाने के लिए मजदूर रखे हुए हैं, वो ईंटें लगा रही हैं। अब देखो, मजदूर जो होता है वो सबसे ज़्यादा दुखी इंसान होता है इस दुनिया का, क्योंकि उसको सबसे कम पैसा मिलता है और सबसे ज़्यादा मेहनत भी वही करता है। और दोस्तों, इसकी वजह पता है क्या है, कि मजदूर सबसे कम बुद्धि लगाता है। उसे बस इतना सी काम है कि मेरे से ईंटें उठवा लो, मैं रख दूंगा, मेरे को 300 रुपये दिहाड़ी दे देना, मैं जाके पौवा पी लूँगा और जाके सो जाऊँगा। और वो यही करता है। मजदूर का यूज करके पैसा कमाता है मिस्त्री। मिस्त्री मजदूर के साथ में बीड़ी सुलगाकर बैठा होता है। मिस्त्री का काम मजदूरों पर ही नजर रखना होता है। उसका काम ये होता है कि दीवार मजदूर सही से बना रहे हैं या नहीं, उसकी किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही है, कौन सा मजदूर काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। और इस तरीके से जो मिस्त्री है वो मजदूर के टाइम से पैसा कमाता है। और जो मिस्त्री है उसके टाइम से पैसा कमाता है ठेकेदार। जो ठेकेदार होता है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेता है। यानी कि मान लो किसी ने बिल्डिंग बनानी है या फिर किसी कंपनी ने, तो ठेकेदार कहेगा कि मैं आपकी बिल्डिंग बना के दे दूंगा, बस आप मेरे को पैसे दे दो। फिर ठेकेदार मिस्त्री रखता है, मजदूर रखता है और इन दोनों के टाइम से पैसा कमाता है। और मान लो इन तीनों ने मिलकर एक बिल्डिंग बना दी और वो बिल्डिंग जिस कंपनी ने बनवाई है उस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को उस बिल्डिंग के अंदर बिठा दिया और उन सभी एम्प्लॉयज़ ने उस बिल्डिंग के अंदर बैठकर दिन रात काम करना स्टार्ट कर दिया। अब वो दिन रात काम कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी के लिए जो कि उनको सैलरी दे रही है और उन एम्प्लॉयज़ से पैसा कमा रहा है बिजनेसमैन, जिसने उन एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है उस बिल्डिंग के अंदर। सभी लोगों को लगता है कि यहाँ पे गेम खत्म हो गई, लेकिन मेन तो गेम यहीं से शुरू होती है। बिजनेसमैन जब पैसा कमाएगा तब वो क्या करेगा, तब वो खर्चा करेगा। आप जो खर्चे करते हो वही खर्चे वो अमीर इंसान करेगा। अब अगर कोई अमीर इंसान बन गया है तो भाई बिना चड्डी के थोड़ी घूमेगा, चड्डी खरीदेगा ना, बनियान आपकी तरह ही पहनेगा ना। यही चीज़ अप्लाई होती है अमीर इंसान के ऊपर। दोस्तों, जब अमीर इंसान के पास में बहुत सारा पैसा आ जाएगा तब वो क्या करेगा, आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि आप क्या करोगे। आप जितना महीने का पैसा कमाते हो या फिर नहीं कमाते, चलो छोड़ दो, आपके पास महीने का 1 करोड़ रुपये आना स्टार्ट हो जाए, आप क्या करोगे। आपके बैंक अकाउंट में जब इतना पैसा ट्रांसफर होगा ना, आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले हो कि इस पैसे को मैं कहाँ पर लगाऊं जहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, इस पैसे को मैं कैसे कई गुना कर सकता हूँ, इस पैसे से मैं और कौन से बिजनेस कर सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं भाई, सवाल ही नहीं उठता।
आप सबसे पहले यही सोचोगे कि इस पैसे से मैं किन किन चीज़ों के ऊपर खर्चा करूं, इसके ऊपर इतना खर्चा कर दूं, इससे मैं गाड़ी खरीद लूं, बाइक खरीद लूं, नया घर खरीद लूं, अपनी बीवी को अच्छी सी ज्वेलरी दिला दूं। आप इस सब के बारे में सोचोगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ सोचो, अमीर इंसान जो खर्चा करता है वो दो तरीके के खर्चे करता है। एक तो जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, जो ज़रूरतें होती हैं उनके ऊपर, और दूसरा होता है मौज मस्ती के ऊपर। अब मौज मस्ती के अंदर चीज़ वेरी कर सकती है। अब मान लो एक इंसान ने गाड़ी खरीदनी है लग्जरी, उस इंसान के दिमाग के अंदर ये चीज़ आएगी कि कौन सी गाड़ी खरीदूं, मर्सिडीज़ खरीदूं, ऑडी खरीदूं, लैम्बोर्गिनी खरीदूं, बेंटले खरीदूं या फिर बुगाटी खरीदूं। लेकिन अगर किसी इंसान ने मैगी खानी है, उसके दिमाग के अंदर क्या आएगा कि भाई मैं जापान से मंगाकर 80,000 रुपये के नूडल खा लूँ? बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं बहुत पैसा कमाता हूँ लेकिन खाता मैं भी मैगी हूँ, अगर मेरे को खानी हो तो। इसी तरीके से जो इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे करने वाला है उसमें तो बैरी करता है कि वो इंसान किस चीज़ के ऊपर खर्चा करेगा, कौन सी वो लग्जरी गाड़ी खरीदेगा। लेकिन भाई वो नूडल्स तो सेम ही खाएगा ना, खाएगा तो मैगी। इसी वजह से चलो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अब एक चीज़ देखो, मान लो एक इंसान ने कहा कि यार आज मैगी खाते हैं। मैगी उसने लाई दुकान से खरीद कर और वो मैगी उसने अपने घर में बनवा कर अपनी मम्मी से खा ली। मैगी बनाती है नेस्ले कंपनी, और जितने भी ज़्यादातर आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना, उनमें से काफ़ी प्रोडक्ट्स को नेस्ले कंपनी बनाती है। अगर आप कॉफ़ी यूज़ करते हो, काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो नेस्ले की होगी। अगर आप किटकैट खाते हो तो वो भी नेस्ले की है। इस तरीके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेस्ले कंपनी बेचती है। ये कंपनी की दोस्तों मार्केट कैप देखो, यानी कि इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है। इस कंपनी की वैल्यूएशन है 2,20,000 करोड़ की। यह नेस्ले कंपनी का शेयर, उसका प्राइस किस तरीके से बढ़ा है। अगर आपको नहीं पता है कि शेयर क्या होता है तो आप वो चिंता छोड़ दो, आगे मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन आप जो मेन मुद्दे की बात है वो समझो। 2009 में इसका एक शेयर आता था 1,400 रुपये का, मोटा मोटा 1,500 रुपये मान लो। और आज के समय में इसका शेयर एक पता कितने का आता है? आज के समय में इसका एक शेयर आता है 22,000 रुपये का। यानी कि वहाँ से मोटा मोटा 14 गुना हो गया। 10,000 लगाए होते तो 1,40,000 रुपये बन सकते थे। अमीर इंसान क्या करेगा? फ़ोन के ऊपर अपने वेले टाइम में सपना चौधरी का डांस देखेगा। सपना चौधरी का डांस किसके ऊपर देखेगा? अपने फ़ोन के ऊपर देखेगा जिसमें जियो की सिम है, जिससे मुकेश अंबानी पैसा कमा रहे हैं। इसका शेयर 2015 में आता था 500 रुपये का, और आज के समय में इसका एक शेयर आता है 2,500 रुपये का। यानी कि वहाँ से 4 गुना हो गया। फिर उस इंसान का मन करेगा कि यार गाड़ी अपने खरीद ली है, अब थोड़ा भौकाल मचाने के लिए ना, पटाखे वटाखे फोड़ने के लिए अपने मोटरसाइकिल से एक बुलेट खरीद लेते हैं। बुलेट खरीद लेगा वो। बुलेट भाई कौन सी कंपनी बनाती है? बुलेट बनाती है आइशर मोटर्स कंपनी। अब दोस्तों आइशर मोटर का एग्जांपल लें। अब अगर आपने 2009 में इसका 20 रुपये का शेयर खरीदा होता, आपका क्या लगता? सिर्फ पैसे लगते, और आपने मेहनत तो कोई भी नहीं की उसके अंदर कंपनी में। उसके बाद में जो शेयर बढ़ा है, आपने उसके अंदर कुछ किया? बिल्कुल भी नहीं किया। उस कंपनी के मालिक ने दिन रात मेहनत की, हजारों लाखों लोगों ने जो कि उनकी टीम के अंदर उन्होंने मेहनत की, जिससे इसका शेयर बढ़ा है। लेकिन आपको क्या मिला? आपको पैसा मिल गया। ना ही आपको मेहनत देनी पड़ी, ना ही आपको इस कंपनी के अंदर काम करना पड़ा, ना ही आपको कुछ और चीज़ें करनी पड़ी। आपको डायरेक्ट कंपनी का प्रॉफिट मिल गया। इसी तरीके से जो बिजनेसमैन है उसके टाइम से पैसा कमाते हैं इन्वेस्टर। तीसरा एसेट है दोस्तों रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जब मैंने बोला ना, आपके दिमाग में आया होगा क्या रियल एस्टेट का मतलब होता है घर खरीदना, फिर उसका रेट बढ़ जाए तब उसको बेचना। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं। वो घर खरीदते हैं, उसके अंदर रहना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद में वो उस घर के अंदर बस जाते हैं। घर को उसको बेचने की तो बात ही छोड़ दो, और उसका रेट बढ़ भी जाता है, 4 गुना भी हो जाता है ना, तब भी उसको कभी नहीं बेच पाते। रियल एस्टेट में पैसा कमाने के लिए रियल एस्टेट में जो सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है ना, उसको आपको समझना होगा। लोग कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ती रहने वाली है, अब जितनी है उससे तो 10 गुना हो जाएगी, और हमारी धरती तो भाई अनलिमिटेड थोड़ी है, हमारी धरती तो लिमिटेड ही है, और अगर हम प्रॉपर्टी खरीद लेंगे तो उसका रेट बढ़ने ही वाला है। ये सब बातें गलत हैं। ना ही तो पॉपुलेशन बढ़ती रहने वाली है। अब पॉपुलेशन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखने लग गया है, आपको भी मैं दिखाता हूँ। दोस्तों अभी मैंने सर्च कर लिया है फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया, ये समझाने के लिए कि इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा ही बढ़ती नहीं रहने वाली है। दोस्तों आपको ये सुन के दिमाग के अंदर आ रहा होगा कि यार ये फर्टिलिटी रेट काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा माल लग रहा है सुनने में, समझने में तो पता नहीं कितना ही खतरनाक होगा। लेकिन दोस्तों आपका भाई है ना जो कि 2 घंटे कॉन्सेप्ट को सिर्फ 2 मिनट में समझा देता है। चलो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी मिनटों में समझाता हूँ। दोस्तों फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक देश के अंदर एक एवरेज औरत के कितने बच्चे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पुराने समय में लोगों के ज़्यादा बच्चे हुआ करते थे। मेनली उसके 3 रीज़न थे। पहला तो तब के लोग ये सोचा करते थे कि ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा काम किया करेंगे, घर के अंदर ज़्यादा पैसा आएगा और ज़्यादा कमाई होगी। दूसरा इसका रीज़न ये था कि तब काफ़ी ज़्यादा जान का खतरा हुआ करता था अननेचुरली, क्योंकि तब बहुत सारे दंगे हुआ करते थे, जंग हुआ करती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जिससे इंसान की जान जा सकती है। इसी वजह से लोगों की उसमें भी डेथ हो जाया करती थी। और तीसरा रीज़न ये था कि तब लोगों की नेचुरल डेथ काफ़ी ज़्यादा होती थी।
अब दोस्तों आज के समय में साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। आज के समय में बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता है थोड़े से पैसे में ही, जो कि पुराने समय में नहीं होता था। अब आपको फर्टिलिटी रेट का मतलब समझ में आ चुका होगा कि एक देश के अंदर एक एवरेज औरत ने उस साल कितने बच्चे पैदा किए हैं। दोस्तों 1960 में ये रेट थी 5.92 की। 0.92 किसका बच्चा होता है दोस्तों? इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का 0.92 बच्चा था। ये दोस्तों आपको एवरेज बताने के लिए दिया हुआ है। एवरेज के जो नंबर होते हैं वो इसी तरीके के आते हैं ताकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन लगाई जा सके। फिर 1970 में ये रेट रहेगा सिर्फ 5.62, यानी कि बस आधा ही कम हुआ। फिर एक रेट ड्रास्टिकली गिरा और 1980 के अंदर एक एवरेज औरत के सिर्फ बच्चे रह गए 4.78। सन 2000 में एक औरत के एवरेज सिर्फ 3.35 बच्चे रह गए, मोटे मोटे 3 बच्चे रह गए। फिर ये और ज़्यादा गिरा क्योंकि दोस्तों हर साल गिरते ही जा रहा है। और आज से सिर्फ 3 साल पहले 2020 में डाटा जब निकाला गया था तब पता चला कि इंडिया में एवरेज औरत के 2 बच्चे होते हैं। इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, ये फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है। और जब भाई ये एवरेज 1 से भी कम चली जाएगी ना, तब पॉपुलेशन गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। और आने वाले 10-20 साल के अंदर ये एक्सपेक्टेड है कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। मेन पैसा है दोस्तों रियल एस्टेट को रेंट पे देने पे। आज के समय में आप मेट्रो सिटीज़ में देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि वहाँ पर 2 करोड़ का फ्लैट होता है, उसका 30,000 रुपये रेंट होता है। आपको सुनने में लग रहा होगा कि यार 30,000 रेंट बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको उसके डाउन साइड से नहीं दिखती। आपको ये नहीं दिखेगा कि जिस इंसान का 2 करोड़ का फ्लैट है भाई 7-8 हज़ार तो उसकी वो मेंटेनेंस भरता है, ऊपर से भाई 2-3 हज़ार रुपये हर महीने उसके टैक्स के लग जाते हैं, यानी कि उसको 30,000 में से सिर्फ 20,000 रुपये बचता है। और भाई ज़्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं बचता। लेकिन मान लेते हैं भाई 2 करोड़ के फ्लैट के ऊपर 20,000 रुपये बच रही हैं, तो भाई साले कितने बचेंगी? सिर्फ मोटी मोटी कैलकुलेशन को समझते हैं। 2 करोड़ के फ्लैट के ऊपर 2,40,000 रुपये कमा भी लिए तो सिर्फ वो 1% कमाई हुई उस फ्लैट के ऊपर। इससे अच्छा तो बैंक एफडी के अंदर अपना पैसा डालो, 6-7% तो मिल जाएगा साल का। और भाई रियल एस्टेट उसमें पैसा है जिसके अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट के ऊपर देते हो। यहाँ पे मुंबई के थाने में आप अगर एक दुकान खरीदोगे ना, आपको भाई ठीक ठाक सी जगह के ऊपर ना 30 लाख रुपए में बढ़िया दुकान मिल जाएगी। और उसका भाई रेंट भी होगा महीने के 30,000 रुपये का, महीने के 30,000 रुपये। और कोई उसकी ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं होगी। थोड़ा मोटा टैक्स लग गया, मान लो 5,000 रुपये टैक्स लग गया, महीने के बचे 25,000 रुपये और साल के बच गए 3 लाख रुपये 30 लाख की दुकान के ऊपर, यानी कि 10% रिटर्न मिल गया। इसी वजह से अगर आपको रियल एस्टेट के अंदर एसेट बनाना है तो आपको हमेशा वही एसेट बनाना चाहिए जिसको आप रेंट के ऊपर दो और उससे आपकी कमाई हो। लेकिन ये चीज करने के लिए आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी चाहिए। चौथा एसेट है दोस्तों गोल्ड। अब गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी इंसान अपने घर पे नहीं बना सकता। गोल्ड निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भाई जमीन से खोदो, वहां से गोल्ड निकालो, और वो भी धरती के ऊपर लिमिटेड है, जितना है उतना है, उससे ज्यादा वो बढ़ेगा नहीं। इसीलिए जो गोल्ड की सप्लाई है वो लिमिटेड है और इसका प्राइस ज्यादा होने की वजह है कि इसकी डिमांड अनलिमिटेड है। अब आप चाहते हो ना गोल्ड खरीदना, अगर आपके पास में पैसा आ जाए तो आप गोल्ड खरीदोगे ना, अपनी मम्मी को दिलाओगे, पापा को दिलाओगे, भाई बहन को दिलाओगे, यानी कि हर कोई इसको खरीदना चाहता है। लेकिन इसकी सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से इसका रेट इंक्रीज होता रहता है। दोस्तों चलो अब देखते हैं गोल्ड की हिस्ट्री, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं आपको समझाऊंगा आगे क्यों। दोस्तों सन 1900 में जो आज इस समय 1 किलो गोल्ड आता है ना 60 लाख रुपए का, उससे सन 1900 में एक बकरी आती थी। ये सुन के आपको हैरानी हो रही होगी कि यार 1 किलो गोल्ड से बकरी, ये बात सच भी है? दोस्तों ये बात 100% सच है, क्योंकि दोस्तों तब के समय में गोल्ड का प्राइस बहुत कम होता था। 1920 में 1 किलो गोल्ड से लोग एक गाय खरीदा करते थे, फिर उस गाय को पट्ठे डालते थे, फिर पट्ठे वट्ठे डाल के उसका दूध निकाल के सारा परिवार पिया करता था। और उनको पता ही नहीं था कि इस 1 किलो गोल्ड से आने वाले समय में क्या कारनामा हो जाएगा। 1930 में 1 किलो गोल्ड से एक बैलगाड़ी आ जाया करती थी। लोग 1 किलो गोल्ड से बढ़िया बैलगाड़ी खरीदते थे, उसके ऊपर बैठकर औरतें बढ़िया अपने घर में पट्ठे लाया करती थी। 1950 में 1 किलो गोल्ड से बढ़िया नस्ल के घोड़ों की घोड़ा गाड़ी आनी स्टार्ट हो गई, जो कि भाई तब के समय की लैम्बोर्गिनी थी। तब के समय में जिस इंसान के पास में घोड़ा गाड़ी थी उसको तो भाई बहुत ही तगड़ा आदमी समझा जाता था। 1970 में 1 किलो गोल्ड से एक बाइक आनी स्टार्ट हो गई। जो उस समय में उस बाइक के ऊपर घूम रहे थे उनको पता ही नहीं था कि वो 80 लाख रुपए की बाइक के ऊपर घूम रहे हैं। 1990 में एक मारुति 800 आती थी। मारुति 800, ये सुन के भी आपको यकीन हो रहा है क्योंकि भाई ये थोड़े से टाइम पहले की बात है, आज से 100 साल पहले की बात नहीं हो रही है। 2005 में इनोवा आया करती थी और तब सभी लोगों को लगता था कि भाई गोल्ड का प्राइस ना आगे बढ़ने वाला नहीं है, इसके बाद में तो गोल्ड का प्राइस कम ही होगा और भाई बिल्कुल पताल में चला जाएगा। उसके बाद में गेम ही बदल गई। 2010 में 1 किलो गोल्ड से फॉर्च्यूनर आनी स्टार्ट हो गई। फॉर्च्यूनर भाई जिससे भौकाल बनता है 1 किलो गोल्ड से आ जाती थी। और भाई आज के समय में 2023 में 1 किलो गोल्ड से आप ऑडी, BMW, मर्सिडीज
किसी भी कंपनी का बेस मॉडल खरीद सकते हो। बेस मॉडल का मतलब होता है कि उस कंपनी की जो सबसे सस्ती गाड़ी है वो आप आराम से इससे खरीद सकते हो। अरे भाई, ऑडी की सस्ती गाड़ी भी 30-40 लाख रुपए की आती है। और आने वाले समय के लिए कुछ लोगों का प्रेडिक्शन है कि भाई आने वाले समय में तो 1 किलो गोल्ड से रोल्स रॉयस भी आनी स्टार्ट हो सकती है। दोस्तों, ये डाटा मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको गोल्ड का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड समझ आए और आपको वैल्यू समझ आए कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखने से क्या होता है। दोस्तों, आप रियल लाइफ में तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हो। आपको किसी लड़की के साथ में प्यार हो गया, आपने अपने पापा को बताया, आपके पापा सबसे पहले ये देखेंगे कि उस लड़की का बाप क्या करता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई उसका बाप कोई गुंडा बदमाश है और पिछले 1 साल में उसने 20 लोगों का टपका दिया। ये दोस्तों इसलिए देखा जाता है कि ये पता चल जाए कि आगे उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहेगा। और ये आपकी सेफ्टी के लिए देखा जाता है, क्योंकि भाई आपने उस लड़की के साथ तू मैं की तो भाई आपके साथ में कुछ बुरा हो सकता है। और ये अच्छे साइड के अंदर भी काम करता है। अगर उसी लड़की का बाप कोई बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर है, एक बहुत ही ईमानदार सा इंसान है, आपके पापा कहेंगे कि वाह बेटा, मुझे तेरे ऊपर बहुत प्राउड है यार, आज लग रहा है तू मेरा ही बेटा है, पहले क्यों नहीं बोला शादी करवाने का, 1 हफ्ते में तेरी शादी करवा देते हैं। और ये चीज अगर आप ऑफलाइन रियल लाइफ में करते हो, जहां पे पैसे का कोई रिस्क नहीं होता, तो उस जगह पे भी तो किया करो जहां पे पैसे का रिस्क होता है। हर चीज में पैसा लगाने से पहले ये देखा करो कि पहले वो चीज कैसे चली है, पहले उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। 5वां एसेट है दोस्तों नॉलेज। अब दोस्तों मेरे पास में एक से एक गाड़ी है, जबरदस्त से जबरदस्त गाड़ी मेरे पास में खड़ी हुई है, लेकिन वहीं पे एक ऐसा इंसान भी है जो कि हर संडे को मेरी गाड़ियां साफ करता है। मैं जिस घर में रहता हूँ वो बहुत बड़ा घर है। मुझे खुद कई बार लगता है कि यार इतने बड़े घर का करना क्या था, लेकिन जो मैंने काम वालियां रखी हुई हैं वो उसी घर में साफ सफाइयां करती हैं। जब मैं किसी 5 स्टार होटल के अंदर किसी बढ़िया सी कंट्री में रुकता हूँ तो भाई कोई इंसान ऐसा भी है जो कि उसी कंट्री के उसी 5 स्टार होटल के अंदर टॉयलेटें साफ करता है। जब मैं अपने दोस्तों के साथ में बहुत सारा खर्चा कर देता हूँ पार्टी करने के अंदर, तब एक इंसान ऐसा भी है जो कि उसी क्लब का फर्श एकदम रगड़ रगड़ के साफ करता है। अभी मैं कहीं पे घूमने आया हुआ हूँ और यहाँ पे मैं जिस 5 स्टार होटल के अंदर बैठा हूँ ना, इसकी ईंटें भी मजदूरों ने लगाई हैं। मैं जब अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी पूरी स्पीड के अंदर भगाता हूँ और भाई उससे तगड़ी तगड़ी आवाजें निकालता हूँ जिससे पूरा शहर हिल जाता है, उस गाड़ी में डलने वाला तेल भी गरीब लोग निकाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेरे अंदर और उन लोगों के अंदर फर्क क्या है? मेरी पूरी बॉडी वैसी काम करती है जैसे उनकी करती है, लेकिन दोस्तों फर्क है सिर्फ नॉलेज का। मेरे पास में जो नॉलेज है वो उनके पास में नहीं है। और दोस्तों इसकी वजह पता है क्या है? कि मैं हर जगह से नॉलेज गेन करता हूँ, मेरे को कोई भी अहंकार नहीं है। मैं एक बार जा रहा था, मैंने एक भिखारी को बैठे हुए देखा, मैंने उस भिखारी को पैसे दे दिए, लेकिन भाई मैं सिर्फ आंखों से ही इंसान का सारा सिस्टम पता लगा लेता हूँ। उसकी आंखें शेर की तरह थी और मैंने उससे पूछा कि भाई तुम पहले क्या करते थे? उस इंसान ने कहा कि पहले मेरी कार्डबोर्ड की फैक्ट्री थी। और मेरे को भाई आज के समय में कार्डबोर्ड की फैक्ट्री के बारे में सब कुछ पता है कि उसको सेटअप करने के अंदर कितनी कॉस्ट आती है, उसके अंदर इक्विपमेंट रखते हैं वो कितने के लगते हैं, उसको रन करने के लिए कितने लोग रखते हैं, उनको कितनी सैलरी देनी पड़ती है, उसके अंदर कितने का इन्वेस्टमेंट लगता है, कितने का प्रॉफिट आता है, कौन सी मिस्टेक्स वैसी फैक्ट्री के अंदर नहीं करनी होती है और कौन सी मिस्टेक्स उस इंसान ने की जिससे वो बर्बाद हो गया। ये सुनने के बाद में मैंने उस इंसान की काफ़ी हेल्प भी की और आज के समय में वो इंसान काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसी तरीके से आपको नो मैटर वट हर चीज़ से नॉलेज गेन करनी है। नॉर्मल लोग जो होते हैं उनकी नॉलेज का चार्ट ऐसा दिखता है जो कि यहाँ पे लेफ्ट में बना हुआ है। दोस्तों नॉर्मल लोगों की नॉलेज कम होती रहती है और दोस्तों सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि किसी भी इंसान की नॉलेज कभी भी कम नहीं होती। अब आप कहोगे कम भी होती रहती है और कम भी नहीं होती, इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों इसका मतलब ये है कि लोगों की नॉलेज तो उतनी रहती है, लेकिन वो अपने दिमाग के अंदर बकवास भरते रहते हैं जिससे उनकी बुद्धि कम होती रहती है और वो दिनों दिन बेवकूफ़ बनते जाते हैं। इसलिए आपको कभी हैरान नहीं होना चाहिए देखकर कि कोई इंसान काफ़ी ज़्यादा उम्र के अंदर बड़ा हो रहा है और बड़ा होने के साथ में वो बेवकूफ़ बनता जा रहा है। इसका डायरेक्टली यही मतलब है कि वो दिनों दिन अपने दिमाग के अंदर बकवास भर रहा है जिससे उसका दिमाग कम काम कर रहा है और उसकी जो नॉलेज है वो ढकी जा रही है उसकी बकवास से। दोस्तों मेरी नॉलेज ये राइट साइड के अंदर चार्ट दिया हुआ है ना, इसी तरीके से डेली बढ़ती है, क्योंकि अगर मैं छोटा छोटा काम कर रहा हूँ ना, उससे मैं कुछ ना कुछ सीख लूंगा। अगर मैं किसी अननोन जगह पर पेट्रोल पंप पे गया तो मुझे पता लग जाएगा कि ये पेट्रोल पंप वाला इंसान महीने कितना पैसा कमाता होगा और ये हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होती है। और मैं अपने दिमाग के अंदर बकवास भरने की जगह हर टाइम नॉलेज ही भरता हूँ। इसी वजह से मेरे जैसे जो टॉप 1% में लोग आते हैं उनकी नॉलेज ये राइट साइड में जो ग्राफ है उसी तरह से बढ़ती रहती है। अब दोस्तों मैं आपको एक अगला चार्ट दिखाता हूँ, इसमें पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए। अब दोस्तों लेफ्ट के अंदर दिखाया हुआ है आपकी गलतियों को कि आप क्या करते हो। आप हमेशा उन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हो जिसमें कोई छोटी चीज़ होती है सीखने के लिए। आप कहते हो कि यार मैं इससे क्या ही सीखूंगा, मैं तो घर पे जाकर किताब पढ़ लूंगा, उसमें सीख लूंगा। कुछ नहीं होगा किताब पढ़ने से। आप दिन के अंदर 8 घंटे सोते होगे, यानी कि आप दिन के अंदर 16 घंटे जागते रहते हो और उन 16 घंटों के अंदर 6 घंटे का समान होता है सीखने के लिए कि ये दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं।
इस इंसान ने बोल दिया कि साले तू बकवास काम कर रहा है, काम खराब हो गया। सामने वाला इंसान बुरा मान गया, लेकिन वहीं पे इसने बोल दिया होता आई थिंक यू आर नॉट ऑन राइट पाथ, तो सामने वाले इंसान को अच्छा लगता। कौन सा इंसान किस तरीके से पैसा कमा रहा है, कौन सी वो गलतियां कर रहा है, कैसे कोई इंसान खाना खा रहा है, कोई इंसान किस तरीके से वेटर से बात कर रहा है, उसी से आप उस इंसान का सारा कैरेक्टर जज कर सकते हो। अगर आप ये करना सीख जाओगे, आप उस इंसान के साथ में कभी बिजनेस ही नहीं करोगे। और आप जो कई सौ घंटे उस इंसान के साथ में बिजनेस करके खराब करने वाले थे, जिसके बाद में वो इंसान आपको धोखा देने वाला था, इससे जो इफेक्ट पड़ेगा ना, वो अनइमेजिनेबल है। अब देखो, जब मैं बच्चा हुआ करता था, आज से कई साल पहले, कई लोग जो आप में से वीडियो देख रहे हो ना, तब तो आप जन्मे भी नहीं होगे। उस समय में एग्जैक्टली मेरी क्लास के अंदर 31 बच्चे थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 10 बच्चों का एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे जो मैंने 10 बार दिखा रखी है ना, यह है बच्चों का एग्जाम्पल। उस समय में सब कुछ सेम था, सभी बच्चों के सेम नंबर आते थे, बस मेरे थोड़े से ज्यादा आ जाते थे। सभी गेम खेलते थे तो सभी का स्कोर उतना ही आता था, मैं बस थोड़ी चीटिंग करके ज्यादा स्कोर ले आता था अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन दोस्तों, सभी बच्चों में एक फर्क था, बाकी जो 9 बच्चे मेरे साथ में थे वो तो सभी बकवास चीजें सोचते थे, लेकिन मैं हर इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर ध्यान देता था, हर छोटी छोटी चीजों। और साथ में मेरे को ये पता भी नहीं था कि ऐसा करना भी होता है। कोई भी चीज मेरे साथ में होती, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता कि मेरे को यहाँ पे डांट पड़ी, इसकी वजह क्या थी, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने गेम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर किया, ऐसी मैंने क्या चीज की जिससे ये हुआ। मैं और मेरे दोस्त दोनों ने कम नंबर आने का बहाना बनाया, मेरे मार पड़ी नहीं, मेरे दोस्त के पड़ गई। ये किस वजह से हुआ, मैंने कोई ऐसी चीज बोल दी थी जिससे टीचर इमोशनल हो गया। ये टीचर की जितनी सैलरी है उसके हिसाब से कितने 100 सालों के अंदर ये एक लैम्बोर्गिनी खरीद पाएगा। क्या ये टीचर के पास में इतना पैसा है कि मेरे को पैसे के बारे में पढ़ा दे, ये सब चीजें मैं सोचता था। और मान लो 30 मिनट मैंने डेली इन चीजों के बारे में सीखा और अपनी नॉलेज बढ़ाई, तो 1 साल के अंदर मैंने सीख लिया होगा 178 घंटे, और 10 साल के अंदर सीख लिया होगा 1,06,800 मिनट, यानी कि 1,780 घंटे। अब आप ये खुद ही बताओ कि मैं एक ऐसा इंसान जिसके पास में 5,000 10,000 घंटों की नॉलेज है, वो करोड़पति ना बनेगा क्या? इसलिए फिर मेरा चार्ट ऐसा दिखने लग गया। वो सभी बच्चे तो आज इसमें में नॉर्मल सा काम कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई स्कूल में टीचर लग गया, लेकिन मैं वहीं पे उनसे कई गुना ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ और उनसे 100 गुना बढ़िया जिंदगी जी रहा हूँ। छठा एसेट दोस्तों, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का चलो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। दोस्तों, आप पहले ये बताओ कि आप डेली लाइफ के अंदर क्या चीजें यूज करते हो। आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आप च्यवनप्राश खाते हो? क्या आप डाबर की पेस्ट करते हो? क्या आप रियल का जूस पीते हो? आप कहोगे कि यस, मैं सारी चीज़ें कंज्यूम करता हूँ। क्या आपको पता है कि इन चीज़ों को कौन सी कंपनी बनाती है? इन सभी चीज़ों को बनाती है डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी, और ये सभी प्रोडक्ट्स इसी कंपनी की है। और इस कंपनी का प्रॉफिट देखो दोस्तों किस तरीके से बढ़ रहा है। 2012 में ये कंपनी करती थी 644 करोड़ का प्रॉफिट, 13 में करने लग गई 766 करोड़ का प्रॉफिट, 2014 में करने लग गई 916 करोड़ का प्रॉफिट, और 2022 में इसका प्रॉफिट था 1742 करोड़ का। यानी कि इसने 2022 में 1700 करोड़ रुपए कमाई है, और इसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। हर साल इसका प्रॉफिट कम नहीं होता पिछले साल से, बल्कि भले थोड़ा सा बढ़े लेकिन बढ़ जरूर जाता है। इससे इसका स्टॉक देखो इस तरीके से बढ़ा है। 2009 में इसका एक शेयर आता था 40 रुपये का, और आज के समय में इसका एक शेयर आता है 560 रुपये का, यानी कि मोटे मोटे 600 रुपये का। क्या आपने बुलेट मोटरसाइकिल देखा है? आयशर मोटर के ट्रक देखे हैं? आयशर मोटर के ट्रैक्टर देखे हैं? बिल्कुल देखे होंगे आपने। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी चीज़ों को कौन सी कंपनी बनाती है? इन सभी चीज़ों को बनाती है आयशर मोटर्स लिमिटेड कंपनी। 2011 में ये कंपनी प्रॉफिट करती थी 500 करोड़ का, और 2022 में इसका प्रॉफिट हुआ है 1700 करोड़ का। मोटे मोटे बता रहा हूँ, वैसे तो एग्जैक्टली 1677 करोड़ का हुआ है 2022 में। 2009 में इसका एक शेयर आता था 20 रुपये का। अगर आपने तब ये देखा होता कि ये जो बुलेट मोटरसाइकिल होती हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लोगों को ये बहुत पसंद आते हैं, और इन बुलेट मोटरसाइकिल को जो कंपनी बनाती है वो आने वाले समय में बहुत बड़ा करेगी। 2009 में जब इसका शेयर 20 रुपये का आता था, मान लो यहाँ पे आपने 10,000 रुपये लगा दिए, उसके बाद में एक कंपनी बहुत ही तगड़ी ग्रो हुई, इस कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़े, बहुत इसका कंपनी का भौकाल बना, और आज के समय में इसका एक शेयर आता है 3580 रुपये का। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इन शेयर्स के अंदर पैसा लगा देना है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप उन कंपनीज के अंदर भी पैसा लगा देते हो जिनके प्रोडक्ट्स आप डेली यूज़ करते हो, तो आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। इसी तरीके से आपको उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है जिनके प्रोडक्ट्स आप डेली यूज़ करते हो, और आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंपनी का प्रोडक्ट आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बिकने वाला है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप ऐसा करोगे ना तो वो कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगी और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। सातवां एसेट है दोस्तों, पैसा। आप कहोगे कि पैसा कमाने के लिए पैसा कैसे एसेट हो सकता है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। इस पैसे को एसेट बनाने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी फंड बनाना पड़ेगा। आप पूछोगे कि अपॉर्चुनिटी फंड क्या होता है?
दोस्तों अपॉर्चुनिटी फंड का मतलब होता है कि जितना आपके पास में पैसा है उसमें से कुछ परसेंटेज पैसा आप सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बचा के रखो। और वो अपॉर्चुनिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, वो गोल्ड हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, जो भी आप चाहो। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास में जितना पैसा है उसमें से कितना परसेंटेज पैसा आपको अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यूज़ करना है। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला हुआ है। निफ्टी 50 मैं आपको सिंपल भाषा के अंदर समझा देता हूँ। निफ्टी 50 होता है दोस्तों इंडिया के टॉप 50 स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज का इंडेक्स। यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो टॉप 50 कंपनीज हैं, अब उनमें से कोई कंपनी तो ऊपर जाएगी और कोई कंपनी नीचे भी जाएगी, लेकिन वो 50 कंपनियां एवरेज कैसा परफॉर्म कर रही हैं वो ये इंडेक्स दिखाता है। दोस्तों यहाँ पे देखो, याद करो कि क्या हुआ था यहाँ पे 2020 के अंदर जब ये चार्ट नीचे गया है। 2020 के अंदर लगा था लॉकडाउन और इसके प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हुई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बढ़िया स्टॉक मार्केट चल रहा था, सभी लोग खुश थे, सभी लोगों को लग रहा था कि आगे मार्केट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन एकदम से लॉकडाउन लग गया इंडिया के अंदर और 12,000 रुपये से ये गिर कर आ गया सिर्फ 8,000 रुपये पर। अब अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी फंड होता और आप इसके अंदर पैसा लगा देते, मान लो आपने एक बहुत ही तगड़ा अपॉर्चुनिटी फंड बना रखा है, ये आने वाले कुछ सालों की बात है, आपने मान लो 10 लाख रुपए यहाँ पर 8,000 के प्राइस पॉइंट पर निफ्टी 50 के अंदर लगा दिए होते, तो पता क्या होता, आने वाले सिर्फ 1 साल के अंदर ही धमाका हो जाता। चलो मैं आपको समझाता हूँ होता क्या। यहाँ पे आपने 8,000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर 10 लाख रुपए लगा दिए, तब डेट थी 27 मार्च 2020। उसके बाद में निफ्टी 50 वापस बढ़ना स्टार्ट हुआ जैसे कि लॉकडाउन वगैरह की सिचुएशन सही होनी स्टार्ट हुई। फिर ये पहुंच गया 15,000 रुपये के प्राइस पॉइंट के ऊपर और 2021 के 9 सितंबर को इसने ऑल टाइम हाई लगाया। 8,000 रुपये से ये हो गया 18,000 रुपये का, यानी कि सिर्फ 1 साल के अंदर ये लगभग 2.5 गुना हो गया।